चलिए, तो सब कोई शांति है जी। काम शुरू किया जाए। चलिए, तो आज हम लोग, वैसे पहले तो एक बात जान लीजिए कि 2 दिन से थोड़ा सा बिजली प्रॉब्लम होने के कारण हम लोगों का क्लास ऑनलाइन नहीं हो पा था, लेकिन ऑफलाइन तो चल ही रहा था। चलिए, जो भी है, आज हम लोग यहाँ पे संस्कृत में, जो हमारा संस्कृत है उसका चैप्टर नंबर जो 7 है, जिसका नाम है करमवीर कथा, उसकी कहानी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। कहानी को एक बार हम तुम लोगों को ऐसे ही शॉर्ट में समझा देते हैं कि पूरे कहानी में क्या है, फिर उसके बाद हम लाइन बाय लाइन उसको देखेंगे। देखो, इस चैप्टर में, जैसा कि चैप्टर के नाम है करमवीर कथा, तो ऐसे करमवीर कहते किसको हैं? जो विकट परिस्थितियों में भी अपने मंजिल को पाने से पीछे न हटे, अपने मंजिल को प्राप्त कर ले, उसको हम करमवीर कहते हैं। और यहाँ पे वैसा ही एक कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस कहानी में बताया गया है कि बिहार राज्य के एक दूर किसी गांव में, उस गांव से बाहर एक दलित परिवार रहता है, जिसमें कि उसके घर के जो मालिक हैं वो हैं, उनकी पत्नी है, उनका एक पुत्र है और एक पुत्री है, यानी 4 लोग रहते हैं। मकान टूटा फूटा सा है, ऐसा मकान है जो उनको गर्मी से तो बचाता है, लेकिन बारिश से वो नहीं बचा पाता है, इतना टूटा फूटा स्थिति में वो मकान है। उसी में एक लड़का है उनके परिवार में, जो उनका पुत्र है, जिसका नाम है राम प्रवेश राम। और पूरी कहानी जो है वो उसी राम प्रवेश राम के ऊपर आधारित है। कहानी में पहले चीज होता है ये कि ये कहानी है अलग चीज किए हैं। उसके बाद बताया जाता है कि वहीं पे कुछ दूर पे, लगभग एक कुछ दूर, यानी लगभग 3-4 किलोमीटर के दूरी पर सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा एक स्कूल खुलवाया जाता है। और उस स्कूल में एक शिक्षक आते हैं, उस विद्यालय में एक शिक्षक आते हैं जो बहुत ही उदार व्यक्ति थे। आगे हम उनके बारे में देखेंगे भी। वो समाज को आगे बढ़ाना चाहते थे। उनका एक दिन पता नहीं मन में क्या हुआ, वो उस गांव में घूमने गए, भिखनटोला गांव में वो घूमने गए। और वहां पे जब घूमने गए तो वहां पे उन्होंने राम प्रवेश राम को देखा और उन्होंने उसको ले करके आ गए कहाँ पे, अपने विद्यालय में पढ़ाने के लिए, और उसको पढ़ाना शुरू किए। वो बच्चा राम प्रवेश राम जो है वो पढ़ना शुरू करता है और धीरे धीरे अपने गुरु के शरण में रह के जब वो ज्ञान अर्जित करने लगता है तो उसे समझ आने लगती है कि ज्ञान ही सबसे बड़ी चीज़ है, पढ़ाई ही सबसे बड़ी चीज़ है। और उसके बाद वो और मन लगा करके पढ़ने लगता है और पढ़ाई करके वो वहाँ पे जो मैट्रिक की परीक्षा है उसको पास करता है, प्रथम स्थान प्राप्त करता है, यानी फर्स्ट डिवीजन से वो पास करता है। अब मैट्रिक की तो पढ़ाई हो गई, अब उसको जाना था कॉलेज। कॉलेज था शहर में, तो कॉलेज में जाने के लिए इसके पास उतने पैसे नहीं थे। तो इस लड़के ने अपने से जो छोटे थे, जो जूनियर स्टूडेंट्स थे, उसको पढ़ाता है, वहाँ से कुछ पैसे इकट्ठा करता है और कुछ सरकार द्वारा ये छात्रवृत्ति प्राप्त करता है। और ऐसे करके वो नगर के एक कॉलेज में अपना नामांकन लेता है। वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे भी वो शिक्षकों का प्रिय बना रहता है, क्योंकि मेहनती छात्र था, हमेशा क्लास में ध्यान देता था, हमेशा अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखता था। तो सभी शिक्षक भी उसको मानते थे। पर डे वो नियमित रूप से अपना जो भी क्लास है वो अटेंड करता था। साथ ही साथ वहाँ के जो पुस्तकालय था, लाइब्रेरी, वहाँ बैठता था, वहाँ भी पढ़ाई करता था। लाइब्रेरी में वो और भी अनेक तरह के विषयों की पढ़ाई करता है। और पढ़ाई करने के बाद आगे क्या होता है, वो एग्ज़ाम देता है और एग्ज़ाम में वो स्नातक के परीक्षा, यानी जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई है, उसमें भी वो पास होता है और बहुत बढ़िया नंबर से पास होता है। ये कहो कि एक तरह से वो टॉपर रहता है और पूरे विश्वविद्यालय में उसकी चर्चा होने लगती है। महाविद्यालय जो उसका कॉलेज है वहाँ उसकी चर्चा हो रही है, पूरे शहर में उसकी चर्चा हो रही है। तो इस तरह से वो अपने कॉलेज का, अपने विश्वविद्यालय का वो ख्याति को बढ़ाता है, उसके नाम को और आगे की ओर ले जाता है, नाम रोशन करता है, एक तरह से समझो नाम रोशन करता है। उसके बाद 1 साल के बाद लगभग वो भारत की जो टफेस्ट एग्जाम में से एक माना जाता है यूपीएससी
उसका एग्जाम देता है और एग्जाम दे करके उस एग्जाम को भी वो पास करता है। उसके बाद इंटरव्यू में जाता है, इंटरव्यू में भी बहुत बढ़िया से हर सवाल का जवाब देता है और जो इंटरव्यू ले रहे थे वे लोग इसके जवाब देने के तरीके और इसकी जो पीछे की कहानी है, जिस परिस्थिति से निकल कर के वहाँ तक पहुँचा था, उससे बहुत प्रभावित हुए। बाद में वो यूपीएससी पास करता है और एक बड़े अधिकारी के रूप में प्रशासन में नियुक्त होता है। ये था इसका मुख्य कहानी। आगे चल कर के वो जिस तरह से देश में अपना जिस पद पे रह के वो जिस तरह से कानून व्यवस्था को बनाए रखता है, जिस तरह से वो सिचुएशन को हैंडल करता है, इस वजह से भी उसका पूरा नाम होता है। तो मुख्य रूप से कहानी में तुम लोगों को यही पढ़ना है। यही है राम परवेश की कहानी भिखनटोला गांव से, जो कि बिहार राज्य में स्थित है। तो अब हम लोग इसको लाइन बाय लाइन एक एक करके देख लेते हैं कि पूरा कहानी में क्या है, जो भी छूटा बढ़ा है उसको जान लेते हैं। तो चलिए आ जाइए यहाँ पे। सबसे पहले देखो चैप्टर के का नाम है करमवीर कथा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? पाठे अस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते, कि इस पाठ में समाज के एक दलित ग्रामवासी पुरुष की कहानी बताई गई है, उसकी कथा कही गई है। करमवीर आसो निजोत्साहन विद्या प्राप्य महत्पदम लभते समाजे च सर्वत्र सत्कृतो भवति। यहाँ पे कहा जाता है कि ये जो लड़का है, जिस लड़के की हम कहानी पढ़ने वाले हैं, वो एक तरह से करमवीर है और अपने उत्साह अपने परिश्रम से वो शिक्षा प्राप्त करता है, ऊंचे शिक्षा को प्राप्त करता है और बाद में वो ऊंचा पद भी प्राप्त करता है। कथाया मूल्य वर्तते यत निराशो न स्यात् उत्साहेन सर्व कर्तु प्रभवेत। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो करने के बाद समाज में सम्मानित तो होता ही, उसका नाम तो होता है। आगे कहा जा रहा है कि इस कथा से हमको ये सीख मिलती है कि हमें जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उत्साह से जिस काम में हम लगे हुए हैं उस काम को करना चाहिए और एक दिन हमें उसमें सफलता जरूर मिलती है। देखो कि मनुष्य को कभी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उत्साह और परिश्रम से सब कुछ करने में सक्षम होना चाहिए। वो जो करना चाहता है उसमें लगे रहना चाहिए और उसको कर दिखाना चाहिए। जैसे कि इस कहानी में एक लड़का करके दिखाएगा, वो अपने विकट परिस्थितियों से पीछे नहीं हटेगा, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करके रहेगा। आगे देखो कहानी अब शुरू होता है। अस्ति बिहार राज्यस्य दुर्गम प्राये प्रांतरे भिखनटोला नामक ग्राम। कहा जा रहा है कि बिहार राज्य से दूर जंगल में एक गांव था जिसका नाम था भिखनटोला। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को यहीं से बन गया। भिखनटोला नाम का एक गांव था। निवसन्ति अस्म तत्राति निर्धना शिक्षा विहीना कलिष्ट जीवना जना। और कहा जा रहा है कि उस गांव में बहुत सारे गरीब लोग रहते थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे, अशिक्षित थे। शिक्षा विहीन मतलब जिनके पास शिक्षा नहीं थी, अनपढ़ थे, या जो कहिए कि जो बिना पढ़े लिखे थे और कठिन रूप से अपना जीवन जी रहे थे, व्यतीत कर रहे थे। तेसेव वाण्य तमस्य जनस्य परिवारो ग्रामाद बहि स्थितायाम कुटियाम नयवस्त। आगे कहा जा रहा है कि वहीं से थोड़ी दूर उसी गांव में या उस गांव से बाहर एक और परिवार रहता था। इसी तरह से गरीब अशिक्षित एक और परिवार था जो गांव से बाहर एक झोपड़ी में रहता था, भिखनटोला गांव से कुछ दूर पर। यहाँ तक कहानी समझ में आ गया भिखनटोला के? आगे बढ़ जाएं, चलो आगे देखो आगे क्या कहा जा रहा है। कुटी तु जीर्ण प्रायत्वात परिवार जननान आत प्रमात्रादात रक्षति न वृष्टे। अब कहा जा रहा है कि अभी हम बताएं कि इसका जो झोपड़ी था वो लगभग जीर्ण शीर्ण यानी टूटा फूटा था, और टूटा फूटा होने के कारण ये इसके परिवार के लोगों को, सदस्यों को गर्मी से तो ये बचाती थी, लेकिन उसको बारिश से ये बचा नहीं पाती थी, जो उस लड़के का घर था। उसके बाद दिया गया है कि परिवार स्वयं गृह स्वामी तस्य भार्या तयोरेक पुत्र कनियसी दुहिता चेत्यासन।
कहा जा रहा है कि परिवार में स्वयं परिवार के स्वामी जो गृह स्वामी हैं, जो मालिक हैं, वो यानी उस लड़के के पिता, उसकी माँ, वो खुद और उसके बहन रहती थी। या ऐसे कहो किताब के अनुसार कि जो परिवार है उस परिवार में खुद परिवार के मालिक, उनकी पत्नी और एक पुत्र और एक पुत्री रहती थी। देखो यहाँ दिया हुआ है कि परिवार में स्वयं गृह स्वामी रहते थे, यानी जो मालिक थे, जो लड़का के पिता थे वो, उनकी पत्नी, उनका बेटा यानी खुद लड़का, और उसके बाद एक सबसे छोटी बेटी यानी लड़का के बहन। ये 4 लोग रहते थे। सवाल पूछ सकता है कि राम परशुराम के परिवार में कितने लोग थे? तो 4 लोग थे। कहाँ रहते थे? तब भिखनटोला गांव से दूर एक झोपड़ी में। अब ऑप्शन के अनुसार देखना पड़ेगा क्या पूछ रहा है। आगे सुनो। तस्माद ग्रामातः क्रोशा मात्र दूरम प्राथमिको विद्यालय प्रशासनेन संस्थापित। कहा जा रहा है कि उस गांव से 1 क्रोशा दूर यानी लगभग 3 किलोमीटर दूर, 1 कोस दूर पर प्रशासन के द्वारा एक विद्यालय स्थापित किया गया था। आगे तत्रेको नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक सामरस्य रसिक शिक्षक समागत। और वहाँ पे एक शिक्षक आए थे जिनके पास एक नई दृष्टि थी, नई सोच वाले व्यक्ति थे। समाज में दलित, जाति प्रथा ये सबसे ऊपर उठे हुए व्यक्ति थे। तो एक नए सोच वाले व्यक्ति आए जो सामाजिक समरसत्ता के लिए एक जुनून था, जिनमें समाज में समानता लाने का एक जुनून था। वो सभी वर्गों को आगे बढ़ाना चाहते थे। ऐसे सोच वाले, एक ऐसी दृष्टि वाले, नए दृष्टि वाले टीचर इस विद्यालय में आते हैं। आगे फिर देखिए, भिखनटोलाम द्रष्टुमागतः स कदाचित खेलन रतम दलित बालकम विलोक्य तस्यापातः रमीनेन स्वभावेन भीभूतः। आगे कहा जा रहा है कि एक बार जब ये शिक्षक भिखनटोला गांव देखने पहुंचे तो वहां पे उन्होंने कुछ दलित समाज के बच्चों को, लड़कों को खेलते हुए देखा। और उसी में एक लड़का और खेल रहा था दलित समाज का, जो गांव से बाहर रहता था, जिसका नाम क्या है? यस, राम प्रवेश। पहले हम कहानी बता चुके हैं शॉर्ट में, ताकि इस चीज को बढ़िया समझते जाओ। तो राम प्रवेश को छोटे उम्र में उसको खेलते हुए वो टीचर देखते हैं, जिसका स्वभाव एकदम सरल और आकर्षक था। और इस चीज ने उस टीचर को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। टीचर के मन में कहीं ना कहीं इच्छा है कि इस बालक को ले चलते हैं, इसको हम पढ़ाएंगे। आगे देखिए क्या हुआ। शिक्षकम बालकमेन स्व विद्यालय मान्य स्वयं शिक्षुतु मारभात। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ। मार भात मत समझो, एकदम पागले ही हो। मार भात थोड़े है, मार भात है। अब उसका मतलब समझो क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि वो शिक्षक जो हैं वो क्या करते हैं, उस बालक को अपने विद्यालय ले आते हैं और स्वयं ही उसको पढ़ाना शुरू करते हैं। मार भात मतलब वहां पे मार भात नहीं है, स्वयं वहां पे पढ़ाना वो शुरू कर देते हैं। बालकोपि तस्य शिक्षण शैल्याकृष्ट शिक्षा कर्म जीवनस्य परमा गति रीति मन्यामानो निरंतरम धैर्यवशयेन विद्याधिगमाय निरतो भवतः। अब आगे हम ये कहानी बता चुके हैं कि बालक जब वहाँ पे आया और जिस तरह से टीचर उसको पढ़ा रहे थे, शिक्षक जैसे पढ़ा रहे थे, उससे वो भी आकृष्ट हुआ, उसके तरह आकर्षित हुआ। उसको पढ़ाई में इच्छा जगी, जुनून जगा, इंटरेस्ट जगा और वो पढ़ना शुरू किया। और धीरे धीरे वो भी मानने लगा, वो बालक भी मानने लगा कि शिक्षा ही जीवन की परम गति है, सबसे बड़ी चीज जीवन में शिक्षा ही है। और उसको ग्रहण करने में लग गया। और जैसे इस चीज को उसको एहसास हुई, वो और निरंतर रूप से और ज्यादा परिश्रम करके अध्ययन करने में जुट गया। यानी ये मानो कि जहाँ 4 घंटा पढ़ता था वहाँ वो 6 घंटा 8 घंटा पढ़ने लगा। जहाँ पढ़ता था कि आज पढ़े कल छोड़ दिया, वो रोज पढ़ने लगा। और इस तरह से वो उस चीज में पूरे तरह से जुट गया, क्योंकि वो शिक्षा के महत्व को समझ चुका था। और एक तुम लोग हो, बैले लोग हो, जिसको शिक्षा के महत्व आज तक समझ में आ नहीं रहा है और पढ़ नहीं रहे हो, तो मत पढ़ो। किसी दिन इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में कोई घटना घटेगी और तुमको भी समझ में आ जाएगा। शायद उस दिन रफ्तार धर लोगे। यही तो एक उम्मीद है आप लोगों से। अब देखिए वो रफ्तार आप लोग कब धरते हैं। आगे देखिए, क्रमशः
उच्च विद्यालय में गतस्ते स्वयं शिक्षक से अध्यापनेन स्वाध्याय वस्यायेन च प्रथमयम प्राप। कह रहा है कि धीरे धीरे वो पढ़ते गया, पढ़ते पढ़ते वो उच्च विद्यालय तक यानी 10th 12 जो भी है वहां तक वो पहुंचा, और वहां पे जा करके उसने उसी शिक्षक के जो टीचर उसको बचपन में लाए थे उसी टीचर के मार्गदर्शन में रह करके उन्हीं के पढ़ाए हुए चीज़ों को पढ़ते हुए वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, और नीचे के क्लास से पढ़ाई शुरू किया और पढ़ते पढ़ते कहाँ पहुँचा, उच्च शिक्षा तक पहुँच चुका है। और आगे चल करके जब वो उसका इम्तिहान दिया, परीक्षा दिया, तो उसमें वो प्रथम स्थान प्राप्त किया। यानी जो भी 10th 12th था उसमें पढ़ के उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। किसके मार्गदर्शन में? जो शिक्षक उसको गांव से लाए थे उन्हीं के मार्गदर्शन में रह करके। अब जब यहाँ पे, क्योंकि हर शिक्षक का अपना एक लिमिट है, वहीं तक पढ़ा सकता है, लेकिन जीवन में एक बात देखो, ये याद रखना, हर शिक्षक की अपनी एक क्षमता है पहुँचाने का, और वहाँ तक शिक्षक पूरे लगन के साथ तुमको पहुँचाता है। जैसे मान लो मेरी क्षमता है तुमको 10 12 तक, तो हम 10 12 तक तुमको पूरे लगन से पहुँचाएंगे। अगर उस मार्गदर्शन में रह कर के तुम 10 12 तक पढ़ोगे तभी आगे के शिक्षक तुमको संभाल पाएंगे, और नहीं तो मान लो अभी तुम मेरे मार्गदर्शन में सही से नहीं पढ़े और सीधे चले जाओगे तुम यूपीएससी की तैयारी करें, बताओ क्या वहाँ पे वो शिक्षक आपको संभाल पाएंगे? तो आप अगर उसमें बेहतर हो, या आप यहाँ मेरे पास 9 10th में आए और आपको हम अगर संभाल ले रहे हैं, इसका मतलब है कि 9 10 से पहले आप जिस शिक्षक के पास पढ़े, चाहे उसको जितना भी आता था, वो आपको अपनी ओर से बेहतर दिया है, तभी हम आपको संभाल पा रहे हैं। और नहीं तो आपको जोड़ो घटाओ नहीं आता, अभी पढ़ना ही नहीं आता कि क कपई का ही नहीं आता, हम ये पढ़ा पाते? तो जो शिक्षक ने आपको क कपई सिखाया उसका भी आपके जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। उसके योगदान को कभी कम मत समझना। मान लो कल के लिए तुम यूपीएससी क्रैक कर दिया, तो आईएएस ही बन गया या कोई भी बड़ा पद पे तू चला गया, ठीक है, इसका मतलब क्या कि जो आपको आईएएस की तैयारी करवाए वही शिक्षक आपके जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान उससे नीचे जो आपको शिक्षक पढ़ाए हैं उनका है, क्योंकि अगर वो नहीं आए होते, वो आपको नहीं पढ़ाए होते, तो आप वहाँ तक पहुँचते ही नहीं, और वहाँ जब नहीं पहुँचते तो शिक्षक से आपको मुलाकात ही नहीं होती, वो आपको आईएएस बना ही नहीं पाते। तो अगर जीवन में कोई तुमको ABCD भी सिखाया है तो शिक्षक का रिस्पेक्ट करना, उनका आदर करना, क्योंकि उनके वजह से बाद में तुम अंग्रेजी पढ़ना सीखोगे। तुमको काका के किया है तब जा करके यहाँ पे ये पढ़ रहे हो। अगर वो पीछे के शिक्षक ये नहीं सिखाए होते तो आज यहाँ पे बैठे हुए तुम नहीं रहते। तो हमारे जीवन में सबका योगदान होता है और सबका हम आदर करेंगे। जिससे हम सीखते हैं उनका आदर करेंगे। ये जीवन में एक नियम रखना, उनका आदर करना अपने शिक्षकों का। आगे देखो यहाँ पे क्या होता है। अब इनके शिक्षक का एक सीमा था, वहीं तक पढ़ा सकते थे, उसके आगे की वो पढ़ाई नहीं पढ़ा सकते थे। अब इसको जाना था कॉलेज, तो आखिरी बार अपने शिक्षक से मिलने गया। तो जब शिक्षक से मिलने गया तो शिक्षक उसको कुछ बताए थे। क्या बोले थे? बोले थे छात्रानाम अध्ययनम तपः। ये बात याद रखना, पूछता है ऑब्जेक्टिव में, रिक्त स्थान करके पूछ देगा। छात्रानाम अध्ययनम तपः, कि छात्र के लिए अध्ययन करना, विद्या ग्रहण करना एक तपस्या है, और वो हर कोई नहीं कर पाता है। जो इसमें से तपस्या करेगा तुम लोगों में से, वो आगे चल के सफल होगा। तो उसके शिक्षक उसको क्या बोलते हैं कि विद्यार्थियों का अध्ययन ही तप है। वो जितना अध्ययन करेगा वही उसके लिए तपस्या का काम करेगा, वही उसका तप है। इति भूयो भूयो भीवः स्वविद्या गुरु नोपदिष्टो सौ बालक पित्रोरार्थ भावेपि छात्रवृत्तिया कनिष्य छात्राणां शिक्षण लब्धेन धनेन च नगर गते महाविद्यालय प्रवेश मलभत। इतना के समझो। अरे तो संस्कृत कौन कहें कि हम बहुत ज़्यादा पढ़े हुए हैं, पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे हम भी सीख जाएंगे, काहे टेंशन ले रहा है, पढ़ते हैं। हम तोरे जैसन बैले थे, कौन कहें कि बड़का एकदम गुरु जी के कहल सुनते ताज यहाँ तोरा भी प्रभावित रहते। हमू ने अपन कहीं आईएएस वही से बन के बैठे रहते। सुनो यहाँ ध्यान से, हिंदी को पहले समझो, क्योंकि सवाल जवाब तुमको हिंदी में आएगा और जवाब भी तुमको हिंदी में देना है। कुछ ऑब्जेक्टिव तुमको संस्कृत में आता है, जिससे ये वाला तुम याद रखना, संस्कृत में पूछ सकता है, ऐसे ही रिक्त स्थान करके दे देगा, तो वो वहाँ पे याद रखना है। अब हिंदी समझो कहानी को। कहानी क्या है
कह रहे हैं यहाँ पे कि ये कह करके उसको भेज देते हैं, और यह उपदेश उसके गुरु ने बार बार दिया था। उसको बार बार बोलते थे कि विद्यार्थी जीवन में विद्या ग्रहण करना, अध्ययन करना ही विद्यार्थी का तप होता है। और वो बात उस लड़के के दिलो दिमाग में बैठ चुका था, और उसके लिए सर्वोपरि था विद्या ग्रहण करना, अध्ययन करना। अब जब ये मैट्रिक वगैरह जो पढ़ाई है वो पूरा कर लिया, अब कॉलेज में जाना था। कॉलेज में जाने में फीस ज़्यादा होता है, रहना खाना कई सारी चीज़ें हैं, तो उतना पैसा ये जमा नहीं कर पाता, क्योंकि इसके माता पिता के जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही कमज़ोर थी, वो ये करने में समर्थ नहीं थे। तो ये असमर्थता होने के बाद भी, इसके बावजूद भी उस लड़के के माता पिता को, यानी उस लड़के के माता पिता के पास इतनी क्षमता नहीं थी कि वो अपने बच्चे को शहर के कॉलेज में पढ़ा सके। फिर भी वो लड़का हार नहीं माना, वो कोसा नहीं कि मेरे माता पिता गरीब हैं, कमज़ोर है, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो अपनी मेहनत से आगे बढ़ा। देखो वो क्या किया, उसने सबसे पहले तो छात्रवृत्ति प्राप्त की और उस छात्रवृत्ति से पढ़ाई शुरू किया। साथ ही साथ कनिष्ठ छात्र मतलब समझते हो, जो जूनियर, जैसे तुम लोग अभी 10th में हो तो जो 6, 7, 5, 4 में है उसको तो तुम आराम से पढ़ा सकते हो। तो वैसे बच्चों को पढ़ा करके पैसा जमा किया, और उस पैसे से ये विद्यालय, महाविद्यालय यानी कॉलेज में अपना दाखिला लिया, वहाँ पे अपना नामांकन कराया, और शहर में जाकर के अब पढ़ाई वो शुरू करेगा। आगे देखिए क्या होगा। तत्रापि गुरूणाम प्रिय सन संततम पुस्तकालय स्ववर्गे च सदा वहित चेतासा अकृत कालक्षेप स्व अध्याय निरतो भूतः। अब आगे देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वहाँ भी वो अपने गुरुओं का प्रिय बना रहा, और हमेशा वो पुस्तकालय में रहता था, यानी लाइब्रेरी में रह करके तरह तरह के वो किताबों को पढ़ता था। साथ ही साथ वो हमेशा समय से वो अपने क्लास को अटेंड करता था, सभी क्लास को करता था, और समय नष्ट नहीं करता था। कि वहाँ भी वो अपने गुरुजनों का प्रिय बनकर सदा ध्यानपूर्वक पढ़ाई करता रहा और कभी समय नष्ट नहीं करता था। वो हमेशा पुस्तकालय और अपनी कक्षा में मन लगा करके खुद भी अध्ययन करता था, यानी कि टीचर से तो पढ़ ही रहा है वहाँ के, साथ ही साथ खुद से भी वो अध्ययन कर रहा है, यानी स्व अध्याय कर रहा है, सेल्फ स्टडी कर रहा है। और देखो जब कोरोना काल लगा था ना, तो हम लोग के जो प्रोफेसर थे, हम लोग प्रोफेसर से बात किए थे कि सर जी देखिए अब ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, एग्जाम भी होने वाला है, कैसे करें। तो उस टाइम पे जो मेरे प्रोफेसर हैं वो एक समझो कि मूल मंत्र दिए थे। देखो गुरु जो होता है ना, ज्ञान के सागर होता है, उससे आम तौर पे भी कुछ बात करते रहोगे ना तो कुछ ना कुछ तुम्हारे जीवन में बदलाव होने वाला बहुत बड़ा ज्ञान देता है। एक ही लाइन में वो ऐसा ज्ञान दे देगा कि अगर तुम उसको अपने जीवन में लागू कर दिया तो तुम्हारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। जब कोरोना काल चल रहा था और हम लोग एग्ज़ाम को लेकर के परेशान थे कि कैसे एग्ज़ाम होगा, तो अब वो ऑनलाइन वगैरह जो भी है वो तो क्लास चल ही रहा था मोबाइल पे, लेकिन एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन दोनों में फ़र्क होता है। तो वहाँ पे मेरे प्रोफेसर ने एक कहो कि सलाह दिए या कहो कि गुरु मंत्र दिए, जो भी दिए, उन्होंने कहा था कि सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। स्व अध्याय जो है वो सबसे अच्छा अध्ययन का जो रास्ता है वो है स्व अध्याय। खुद से अध्याय करो, खुद से अध्ययन करो उसका, दूसरे के फेर में मत रहो, मेरे भरोसे मत रहो कि हम करवाएंगे तभी करेंगे। खुद से करो, कुछ डाउट होता है तो कॉल करो, मैसेज करो, हम तुम्हारे लिए तैयार हैं, लेकिन स्व अध्याय करना सीखो। और आज अगर हम बात करें तो हम जो भी तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं, क्या ये मैं अपने गुरु जी से जो पुराने शिक्षा के पीछे क्या उनसे हम पढ़ के आके पढ़ा रहे हैं, स्व अध्याय कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो मेरे गुरुजी नहीं बता पाए, या जो बताएं तब आपके जैसा हम भी लतखोरी करने में रह गए, उसको नहीं समझे, लेकिन आज स्व अध्याय करके उस चीज़ को समझ रहे हैं। तो आप लोग भी जीवन में सब कुछ के लिए मेरे ऊपर डिपेंड मत रहिए, स्व अध्याय कीजिए, खुद पढ़िए, और जहाँ पे कोई डाउट होता है आकर हमसे पूछिए, हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं, क्योंकि हमारे जो भी प्रोफेसर और गुरु रहे हैं वो तो हमको यही सिखाए हैं, तो हम भी आपको यही सिखाएंगे। स्वाध्याय कीजिए, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। और यहाँ पे देखो जो राम प्रवेश राम लड़का है वो कभी अपना समय बर्बाद नहीं कर रहा है, वो पुस्तकालय में रह रहा है, हमेशा अपना क्लास अटेंड कर रहा है और खुद भी स्वाध्याय कर रहा है। समझ गए? महाविद्यालय से पुस्तकागारे बहुना विषयानाम पुस्तकानि आत्मसाधसौ कृतवान।
यहाँ पे कहा जा रहा है कि महाविद्यालय में उसने जब लाइब्रेरी में पुस्तकालय में बैठ के पढ़ता था तो वहाँ पे और भी कई सारे अलग अलग विषयों का वो अध्ययन किया, वहाँ के पुस्तकों को, अलग अलग विषय के अनेक पुस्तकों को वो पढ़ा, उसका ज्ञान लिया। आगे देखिए फिर क्या होगा। तत्र स्नातक परीक्षायाम विश्वविद्यालये प्रथम स्थानम वाप्य स्वमहाविद्यालयस्य ख्याति मवर्धयत। कहा जा रहा है कि वहाँ भी महाविद्यालय में भी उस लड़के ने परीक्षा दी और स्नातक के परीक्षा में उसने पूरे विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया अपनी मेहनत के दम पर। सोचो, उसके पास कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए पैसा नहीं था, चाहता तो अपने माँ बाप को दोष दे सकता था, अपने किस्मत को दोष दे सकता था, लेकिन वो ये चीज़ नहीं किया। उसने मेहनत की, छात्रवृत्ति प्राप्त की, छोटे बच्चों को पढ़ाया, अपने से जूनियर को पढ़ाया और वहाँ से पैसा जमा कर करके उसने अपना पढ़ाई पूरी की। और कॉलेज में भी जब गया तो समय बर्बाद नहीं किया। वो जो फिल्मों में तुम देखते हो कि हीरो घूमते रहता है और टॉप कर जाता है, वो सिर्फ फिल्म में होता है। एक आध रेयर केस में कोई हो सकता है जिसके पास से IQ लेवल बहुत ज़्यादा हो, गॉड गिफ्टेड हो सकता है, लेकिन आप इतिहास उठाकर देखिए, ज़्यादातर जो बच्चे हैं जो जीवन में बेहतर किए हैं तो मेहनत किए हैं तब कर पाए हैं। और यहाँ भी आपको वही एग्जाम्पल एक मिल रहा है कि उसने अपना समय बर्बाद नहीं किया, वो पढ़ा, शिक्षक से भी पढ़ा, स्वयं अध्याय भी किया और जब स्नातक यानी ग्रेजुएशन के परीक्षा हुई तब पूरे विश्वविद्यालय में वो टॉप बना, टॉपर रहा, प्रथम स्थान प्राप्त किया। और अपना तो नाम वो किया ही किया, अपने महाविद्यालय का भी नाम किया, क्योंकि जो विश्वविद्यालय होता है उसके अंदर में, उसके नीचे, यानी कि जैसे हम जो पढ़े हैं तो मेरा जो विश्वविद्यालय वो PPU है, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, लेकिन जिस कॉलेज से हम पढ़े उस कॉलेज का नाम है MD कॉलेज। ठीक, तो क्या इस विश्वविद्यालय में सिर्फ MD कॉलेज है? कम से कम 100 प्लस के आसपास हमको लगता है कि उसमें कॉलेजेस हैं, 50 गो होगा, 20-30 तो होगा ही। उतने कॉलेज में मान लो हम अगर स्नातक में प्रथम स्थान प्राप्त करते, पूरे यूनिवर्सिटी में टॉप करते, तो मेरे कॉलेज का नाम होता कि नहीं होता, लेकिन हम नहीं कर पाए, वो अलग बात है। तो इस लड़के ने क्या किया, पूरे विश्वविद्यालय में, जैसे विश्वविद्यालय है ना, तो पूरे विश्वविद्यालय में जो भी 50-100 कॉलेज था उन सब में सबसे नंबर 1 पे रहा। यानी कि कम से कम 10,000, 20,000, लाख के छात्रों के बीच में ये प्रथम स्थान प्राप्त किया। और इससे इसका तो नाम हुआ ही हुआ, साथ ही साथ इसके कॉलेज का भी नाम हुआ, उसका भी नाम किया, उसकी भी प्रतिष्ठा को बढ़ाया। पूरे शहर में और पूरे विश्वविद्यालय में ये कहो कि उसी व्यक्ति का नाम गूंज रहा था, और उस व्यक्ति का नाम क्या था? राम प्रवेश राम। तो इसी का नाम सुनाई देने लगा। उसके बाद कहा गया है कि न जानताम पितरावस्य विद्या जन्या प्रतिष्ठा। अब देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसके माता पिता जो हैं वो अशिक्षित थे, उनको शिक्षा का उतना वैल्यू नहीं पता था। हमारे परिवार में भी बहुत सारे ऐसे हैं, हम लोगों के माता पिता जिनको शिक्षा के बारे में उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन हम लोग तो उसके महत्व को समझते हैं, हम लोग काम करते रहेंगे। तो उनके माता पिता जो हैं, राम परशुराम के माता पिता, वो इस प्रतिष्ठा से अनजान रहे। उनको नहीं पता था कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, ये टॉपर क्या होता है, उतना उनको जानकारी नहीं थी, क्योंकि शिक्षा के महत्व को वो नहीं समझते थे। तो वो इस चीज से अनजान ही रहे। लेकिन राम परशुराम आगे अपना काम करते रहे। कहा जाता है कि वर्षांतरे 100 केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायामपि स्वाध्यायवासेन व्यापक विषय ज्ञानेन च उन्नतम स्थानम वापः। कहा जा रहा है कि 1 वर्ष के अंदर में ही राम परशुराम ने केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा, जिसको हम लोग UPSC कहते हैं, उसमें भी अपने परिश्रम को दिखाया, उसकी फॉर्म भरा, परीक्षा दिया और वहां भी अपने ज्ञान के बल पर क्या किया? ऊंचा स्थान प्राप्त किया, अच्छे रैंक से एग्जाम को पास किया। आगे कहा जा रहा है साक्षात्कारे च समिति सदस्या व्यापकेन ज्ञानेन तत्रापि तादृश्ये परिवार परिवेशे
कृतेन श्रमेण भयासेन च परम प्रेरिता अभुवनम। अब संस्कृत है उसको छोड़ो, यहाँ समझो। अब यहाँ पे एग्जाम दिया, अपने दम पर जो स्वाध्याय किया था पुस्तकालय में, जो अलग अलग विषय पढ़ा था, उन सभी के दम पर इसने क्या किया, यूपीएससी एग्जाम में भी, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में भी ये ऊंचे रैंक से पास हुआ, ऊंचा स्थान प्राप्त किया। जब इंटरव्यू हो रहा था, इंटरव्यू को हिंदी में हम लोग साक्षात्कार कहते हैं, तो वहाँ साक्षात्कार में भी, इंटरव्यू में भी जो लोग थे उस समिति में, वे लोग इसके ज्ञान से और इसके पारिवारिक वातावरण को जान करके बहुत प्रभावित हुए। जिस प्रकार से लड़का परिश्रम और अभ्यास करके यहाँ पे आया था, उससे समिति के सदस्य भी, जो इंटरव्यू लेने वाले लोग थे, वो लोग भी काफ़ी खुश हुए, उससे प्रसन्न हुए। आगे देखो, अंतिम पेज है। उसके बाद देखो एग्जाम में पास करेगा। और आज के बात करो तो अधर राम प्रवेश रामस्य प्रतिष्ठा स्व प्रांते केंद्र प्रशासने च प्रभुता वर्तते। और आज के टाइम पे देखो तो राम प्रवेश राम का प्रतिष्ठा, उसका नाम उसके राज्य में तो है ही, राज्य के साथ साथ जो केंद्रीय प्रशासन है वहां भी इसका बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा है, इसका सम्मान है। तस्य प्रशासनम क्षमता संकट काले च निर्णस्य सामर्थ्य सर्वेषामावर्जके वर्तते। और कहा जाता है कि राम प्रवेश राम की प्रशासनिक क्षमता तथा संकट के समय निर्णय लेने की शक्ति सबको अपनी ओर आकर्षित करती है, क्योंकि मेहनती है, इसको पता है कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, और वो चीज सभी लोगों को राम प्रवेश राम की ओर आकर्षित करता है। आगे देखो, नुन मासो क्रम वीरो व्यतीत बधा प्रशासन केंद्रीय लोकप्रिय संजात सत्य मुक्तम उद्योगनिंग पुरुष मुपैते लक्ष्मी। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि निश्चय ही अगर इस बात को हम देखें, कहानी को समझे, तो ये कहानी एक कर्मवीर की है। कर्मवीर वही कहलाता है जो अपने जीवन में आने वाली अनेक बाधाओं को पार करके अपने मंजिल तक, बैठो ध्यान से, अपने मंजिल तक क्या होता है, पहुंच जाता है। उसी को हम लोग कर्मवीर कहते हैं। और अगर हम लोग राम प्रवेश राम को देखें तो उसमें ये सारे गुण मौजूद थे। वो अपने जीवन में आने वाले सारे बाधाओं से लड़ करके प्रशासन के केंद्र में लोकप्रिय बना, केंद्र लेवल के नौकरी लिया, यूपीएससी एग्जाम पास किया और नौकरी भी प्राप्त की, ऊंचा पद भी प्राप्त किया। और जिस तरह से काम किया उससे भी ये लोगों को प्रभावित किया, लोगों को इंस्पायर किया। तो कहा गया है कि वास्तव में सत्य ही कहा गया है कि उद्योगी पुरुष के पास ही लक्ष्मी आती है, यानी कि मेहनती व्यक्ति के पास ही सफलता आती है। ये लाइन भी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि एक कथन है, तो आप इसको भी संस्कृत में याद रखिएगा। जो मेहनती व्यक्ति होता है उसी के पास सफलता आती है, कामचोरों के पास सफलता नहीं आती है, वो दिन ही गिनते रह जाते हैं, चाहे वो मैं हूँ या तुम हो या कोई और हो। अगर मेहनत करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी ही, भले मिलने में थोड़ी देर हो जाए, और जितने देर से मिलेगी उतना ही ज़्यादा मिलेगी। तो चिंता ना करें, अपने कर्म में लगे रहें, एक दिन आपको भी सफलता मिलेगी, मुझे भी मिलेगी, और जो मेहनत कर रहे हैं उनको भी मिलेगी। तो बस आपको इस चैप्टर में इतना ही था। अगले दिन हम लोग इससे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको कर लेंगे। आज के क्लास में आप लोगों को इतना ही। चलिए जाइए, आप लोगों की हो गई छुट्टी।